544 रन बना लिए हैं। पहली पारी के आधार पर अब इंग्लैंड की बढ़त हो गई है 186 रनों की। ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में जो रूट ने शतक लगाया, उन्होंने ओली पॉप और बेन स्टोक्स के साथ शतकीय साझेदारी की। पोप और कप्तान स्टोक्स ने भी अर्धशतक लगाए। स्टोक्स 77 रन बनाकर नाबाद लौटे हैं। उनके साथ लियाम डॉसन 21 रन बनाकर खेल रहे हैं। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने 2-2 विकेट हासिल किए। फिलहाल अगर हम तीसरे दिन के बाद देखते हैं तो टीम इंडिया बैकफुट पर नजर आ रही है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भारत की कमजोर बॉलिंग। 4 पेसर और 2 स्पिनर्स, बावजूद इसके बुरा हाल रहा। भारतीय कैप्टन शुभमन गिल मैनचेस्टर टेस्ट में उनकी कप्तानी को लेकर भी सवाल उठे हैं। वो फीकी नजर आई है। दाएं हाथ के स्पिनर वाशिंगटन सुंदर को पहली पारी के लिए गेंदबाजी में काफी इंतजार करना पड़ा। वाशिंगटन सुंदर को 68वें ओवर के बाद लाया गया, तो कहां चूक हुई है और इस चूक की वजह से कई ऐसे रिकॉर्ड बन गए हैं जो भारत ने पिछले एक दशक में नहीं देखा था। पहला तो 150 स्कोर किस तरह से भारत के खिलाफ करने में टीम इंग्लैंड कामयाब रही है वो। दूसरा, किस तरह से पिछले 10 सालों में जो नहीं हुआ है, जिस तरह से स्कोर बने हैं, 500 प्लस का स्कोर भी किसी ऑपोजिशन ने बना लिया है पहली पारी में, ये भी अपने आप एक अनोखी बात है। इसके अलावा और कौन से ऐसे रिकॉर्ड हैं, इसके अलावा ऐसे कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो इंग्लैंड टीम ने बनाए हैं, जो इंग्लैंड टीम कितनी मजबूत है और जो बेसबॉल टाइप उसका क्रिकेट है वो किस तरह से उसे कामयाबी दिला रहा है, नतीजे दिला रहा है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ है इस वक्त पूर्व भारतीय क्रिकेटर और 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य मदन लाल जी। मदन लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मैं कुछ रिकॉर्ड्स बता रही हूँ, मैं आपसे सवाल भी पूछूंगी, लेकिन उससे पहले जो नहीं हुआ था, जो हो रहा है, उस पर हम बात करते हैं। पिछले 10 सालों में पहली बार सेना देशों में 500 प्लस रन लुटाए हैं भारतीय गेंदबाजों ने। 2015 से लेकर 24 तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इस पेज में अगर भारतीय टीम टेस्ट मैचेस में अच्छा कर रही थी तो उसके पीछे सबसे जो मजबूत कड़ी थी वो उसकी गेंदबाजी थी, जो फिलहाल सबसे ज़्यादा लचर नजर आ रही है। अब हम जरा ये दिखाते हैं कि इंग्लैंड के अचीवमेंट्स क्या है। इंग्लैंड के 77 सालों के रिकॉर्ड में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो उसके टॉप 4 बल्लेबाज हैं उन सब ने 70 प्लस का स्कोर बनाया हो, चाहे वो जैक क्राउली हो, बेन डकेट हो, ओली पॉप हो या फिर जो रूट हो, और ज़बरदस्त साझेदारियां की है। ओपनिंग पार्टनरशिप 150 प्लस गई थी और 4 टेस्ट में ये दूसरी बार इंग्लैंड ने कर दिखाया है, जो बड़ा मुश्किल माना जाता था भारत के खिलाफ। विदेशी धरती पर परफॉर्मेंस जो है वो लगातार गिरता ही जा रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि मनलाल सर, जो 10 सालों में नहीं हुआ वो ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड ने करके दिखा दिया और भारतीय गेंदबाज जो थे वो देखते रह गए। क्या आपको लगता है कि भारतीय गेंदबाजी सेटअप में कुछ गड़बड़ी है, इस पर्टिकुलर टेस्ट में कुछ गड़बड़ है, या आपको ओवरऑल लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में भारतीय गेंदबाजी उस तरह से निखरी नहीं है, या फिर हम नए गेंदबाजों को तलाश नहीं पाए, बुमराह के बाद उस तरह का स्ट्राइक बॉलर हमें नहीं मिल पाया? नहीं, देखिए, मैंने तो समझा था कि ये, मैंने पहले भी कहा था कि ये भारतीय बॉलिंग अटैक जो है काफ़ी अच्छा है, बट ये है कि हमने कल जो हमने बॉलिंग की है वो इतनी अच्छी नहीं की, और हमने विकेट के चारों तरफ गेंद की है, उसकी वजह से हमारे बॉलर्स को रन भी पड़े। आप देखो 20-20 ओवर में आपको 100 से भी ज़्यादा रन पड़े हैं। ये क्या दर्शाता है कि आपकी लाइन और लेंथ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, चाहे मोहम्मद सिराज हो, चाहे अंशुल कंबोज हो या शार्दुल हो। और जैसे एक और आपने जो बात की है शुभमन गिल की, उनकी कैप्टनसी की फीकी दिखाई दी है, बिल्कुल फीकी दिखाई दी है। देखिए, आप कैप्टन हैं, आपको चाहिए था अपने बॉलर जो है उसको कैसे यूज़ करना है, और उनको ये भी थोड़ा सा एक्टिव रहना चाहिए था, थोड़ा सा इंटेंसिटी दिखानी चाहिए थी कि देखिए ये मेरा प्रोग्राम प्लानिंग है, आप इस प्लानिंग से आप गेंद करेंगे, तो वो दिखाई नहीं दिया। और जब आप अच्छी कैप्टनसी नहीं करेंगे तो क्रिटिसिज्म में तो आएगी। क्रिटिसिज्म तो होता ही होता है स्पोर्ट्स में। और पर कल मेरे को बिल्कुल उनकी कैप्टनसी का कोई मज़ा नहीं आया। आपने वाशिंगटन सुंदर की जैसे बात की, उन्होंने 69 ओवर के लेके आए। शार्दुल ठाकुर और अंशुल कंबोज के बीच सिर्फ 29 ओवर उन्होंने किए हैं, और अकेले उसने किए, बुमराह ने किए 28 ओवर। ये जो 2-3 बॉलर थे, ये बुमराह का वर्कलोड कम करने के लिए हमने
लिए थे, इसलिए लिए थे ताकि ये कम वर्कलोड कम करें और विकेट्स तो लें। कप्तान को जब मैदान पे एक्ट करना चाहिए था, वहाँ कहीं ना कहीं थोड़े से कमजोर या फिर जो नए हैं वो इनएक्सपीरियंस जो है वो नजर आ गया इस क्रूशल मौके पर। इंडिविजुअली उन्होंने एक दो मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कप्तान के तौर पर जो है अभी उनको लेकर बहुत सारी चीजें हैं जो कही जा रही हैं। लेकिन जो अचीवमेंट अब भारतीय गेंदबाजी की कमजोरी की वजह से जो एक एक रिकॉर्ड इंग्लैंड बना रहा है उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। इंग्लैंड ओपनर्स ने 166 रनों की साझेदारी की, जो कि 10 सालों में भारत के खिलाफ विदेशी धरती पर 150 प्लस ओपनिंग साझेदारी है। क्या इसे लगता है कि भारतीय गेंदबाजी खास तौर पर नई गेंद वो उतनी धारदार नहीं है, यानी जो इस तरह से शुरुआत में दोनों तरफ से जो अटैक होने लगता था वो हम नहीं देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर इतनी लंबी पार्टनरशिप का आप कराएंगे 150 से ज़्यादा, तो यही दर्शाता कि आपके बॉलर ने बॉलिंग अच्छी नहीं की। और दूसरा है कि मेरे विचार में जो है ना, इन्होंने जो अंशुल कंबोज को दिया नया गेंद, इसके बजाय आपको सरदुल ठाकुर को गेंद देना चाहिए था अपना नया गेंद करने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसका जो एक्शन है, उसका जो आउट स्विंग है, उसमें विकेट मिलने के ज़्यादा चांसेस है। और सेकंड स्पेल में आप अंशुल कंबोज या मोहम्मद सिराज को लेकर आते, तो ये कैप्टन का रोल है, टीम मैनेजमेंट का रोल है, किसको कराना है किसको नहीं कराना, ये सोचने वाली बात होती है। बट अगर इंग्लैंड ने इतने रन बनाए हैं, उनके टॉप ऑर्डर ने इतने ज़बरदस्त रन बनाए हैं कि हमारी बॉलिंग अटैक जो है बिल्कुल उनमें उसमें तिखापन नहीं दिखाई दे रहा था। और पिछले सालों से जो है कि जो बॉलर थे वो वैसे सेम बॉलर नहीं है। देखिए, और बॉलर जो हैं वो एक टेस्ट मैच या दूसरे टेस्ट मैच के बाद इंजर्ड हो जाते हैं, तो कंसिस्टेंट बॉलिंग अटैक कहाँ रहेगा आपका? कंसिस्टेंसी और फिटनेस एक बड़ा इशू है, बहुत इशू है बिल्कुल। और फिटनेस की ही लेकर, लेकिन ओवर डिपेंडेंसी भी है बुमराह पर। लेकिन ये भी है कि हम वो थोड़ा सा लय में नजर नहीं आया। जैसे कि जो रिकॉर्ड बता रहे हैं, बुमराह ने इस टेस्ट में 173 गेंदों में सिर्फ एक बॉल 140 प्लस के जो रफ्तार थी उसके ऊपर सिर्फ एक बॉल डाली है, यानी परसेंटेज में से देखें तो ये सिर्फ 0.57 बनता है। जबकि हेडिंग्ले में जो पहला टेस्ट था 266 गेंदें जो उन्होंने डाली, उसमें से 106 गेंद ऐसी थी जो 140 प्लस के ऊपर गई थी। क्या ये फिटनेस से जुड़ी चिंता है या फिर ये फिर वही वर्कलोड वाली बात आ गई है? नहीं, फिटनेस से जुड़ी हुई ये चिंता है, क्योंकि अगर आप 141 पर सिर्फ एक बॉल करते हैं या दो बॉल करते हैं, ये बहुत बड़ी चिंता है। क्योंकि आपको बैट्समैन जब खेलता है तो उसको कंसिस्टेंट जो है स्पीड जानी चाहिए। चाहे आप 5 ओवर करें, पर वो उसकी स्पीड जो है, जो आपकी स्पीड आप बॉल करते हैं 145, उस पर ही कंसिस्टेंट लगातार। हाँ, पहला ओवर हो सकता है कि आप 140 पे करें क्योंकि आप वार्म अप हो रहे हैं, बट उसके बाद जितने भी आप ओवर 5, 6, 7 करते हैं वो कंसिस्टेंट 145 पे रहनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ जो बॉलर्स थे वो चाहे पहला ओवर थोड़ा सा धीमा करते थे वार्म अप करने के लिए, बाकी उसके बाद उनकी स्पीड्स को जो है ना, स्पीड जो है ना वो बढ़ती चले जाती थी। वो कंसिस्टेंट लगातार एक ही स्पीड में वो गेंद डालते थे। दैट्स वाई दे काफ़ी विकेट्स भी लेते थे। तो यही एक रीज़न है। एक तो फिटनेस का रीज़न है, एक वर्कलोड का जो मैनेजमेंट है वो मैं समझता हूँ कि जब आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो वर्कलोड को आप भूल जाना चाहिए आपको। यू आर देयर टू विन द गेम। आप वहाँ पे मैच जिताने के लिए बॉलिंग कर रहे हैं। वर्कलोड तो देखिए, आप वहाँ 5 दिन आपने टेस्ट मैच खेलना, आपको पता है कि मेरा वर्कलोड क्या है, तो उसके हिसाब से ही आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा फिटनेस चाहिए क्योंकि आपको बहुत लंबी गेंदबाजी करनी होती है। लेकिन इस बीच जो एक इंग्लैंड का स्टार है वो अपने आप को हर मैच में कंसिस्टेंटली साबित करता रहा है, वो है जो रूट, जो अब 34 टेस्ट में 3249 रन बना चुके हैं भारत के खिलाफ। औसत है उनका 59.07 और 12 शतक, और उसमें भी हाईएस्ट जो उनका इंडिया के खिलाफ है वो है 218। अब मदन लाल जी, सवाल ये है कि ये जो उनका प्रदर्शन है भारत के खिलाफ, क्या आपको लगता है कि उनके सबसे महान या सबसे ग्रेट परफॉर्मेंस में से गिना जाए जिस तरह से इस मैच में उन्होंने परफॉर्म किया है? बिल्कुल ग्रेट माना जाना चाहिए, क्योंकि जब आप इतने रन बनाते हैं, 150 रन बनाते हैं अपनी टीम के लिए, तो आप एक मैच विनर बैट्समैन हैं और आप अपनी टीम को मैच जिताते हैं। बट जो रूट का क्या है कि उसके पहले इनिशियल जो है 25-30 रन थोड़ा सा मुश्किल हो सकते हैं, किसी भी बैट्समैन के लिए होते हैं। बट आफ्टर 45-50 रन मैं जब देख रहा था तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये अब 100 ही बनाएगा, क्योंकि उसकी बैटिंग में फ्लॉ जो है बहुत कम है।
और वो बड़ा कहते हैं ना, जिसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन एंड वो अपना टेम्परामेंट दिखाते हैं कि मैंने रन बनाने हैं। और सबसे अच्छी बात देखिए, वो जब बेन स्टोक बैटिंग करने आया तब भी उसके साथ भी वो 2-2 3-3 रन भाग रहे थे। और ये होता क्या है कि जब आप स्कोर बोर्ड चलाते रहते हैं और बॉलर्स की जो बॉलिंग है वो भी अपसेट होती है, तो वो बॉलर थोड़ी सी डिफरेंट लाइन चेंज करने के लिए कोशिश करता है, उसी में आपको ऐसे बैट्समैन को रन वो निकालते हैं। तो जो रूट की मैं समझता हूँ कि देखिए, अब वो तो सचिन तेंदुलकर के नीचे आ गए हैं। सचिन तेंदुलकर नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है। तो ये आपको दर्शाता है कि एक तो वो रन बनाते हैं, दूसरा वो अपनी टीम को जताते हैं। ये बहुत बड़ा एक बैट्समैन की खासियत मानी जाती है। वो खेल रहे हैं, लेकिन सिर्फ जो रूट ही नहीं है, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि इंग्लैंड किस तरह से गियर्स जो है वो शिफ्ट करा। पहले के बाद फिर बर्मिंघम में जब हार मिली तो लॉर्ड्स में किस तरह से अपना गियर चेंज किया, बेस बॉल को रोका, फिर धीमे खेलने लगे। और अब इस बार फिर जब उन्हें लगा कि अब यहाँ पे ये पिच है जो साथ दे रही है, तो फिर से वो बेस बॉल नजर आ रहा है। और यही वजह है कि टॉप 4 बल्लेबाज जो हैं इंग्लैंड के, उन सब ने 70+ रन बना दिए हैं, जो कि इतिहास में मतलब 77 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी अचीवमेंट है। क्राउली 84, डकेट 94, ओलीपॉप 71, रूट 150। क्या ये इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप के लिए वाकई एक हिस्टोरिकल मोमेंट है? बदला जी, आप मानते हैं ऐसा? हाँ, डेफिनेटली हिस्टोरिकल मोमेंट है। जब आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन बनाते हैं तो एक तो आपको मैच जीतने का ज़्यादा चांसेस मिलते हैं, और जब तेज़ी से बनाते हैं तो बॉलर्स को चांस मिलता है दूसरी टीम के आउट करने से। बट ऐसे जो रन बनाए गए हैं इस टेस्ट मैच में, हर बैट्समैन ने बड़ा आके बहुत अच्छी बैटिंग की है। इवन हॉली पोप जो है, उन्होंने भी अपना कंसंट्रेशन जो दिखाया है और डिटर्मिनेशन, उसमें जैसे उन्होंने रन बनाए हैं जो रूट्स के साथ मिलकर पार्टनरशिप में, वो सब यही एक कारण है कि आज जो इंग्लैंड की टीम ने 547 रन जो है पे बैटिंग अभी भी वो उनकी इनिंग ख़त्म नहीं हुई। तो यही एक खासियत होती है। चाहे आपका कहते हैं ना कि टॉप बैट्समैन अगर रन बनाते हैं, टॉप बॉलर्स अगर विकेट निकालें, तभी आपके जो है चांसेस है मैच जीतने के। और सबसे एक खासियत बात है कि जैसे आपने बात की ना कि लीड्स में, एजबस्टन में, लॉर्ड्स में, अब ओल्ड ट्रैफर्ड में, तो ये दर्शाता ये है कि आपने हर सिचुएशन पे एडजस्ट किया है। बैट्समैनों ने अपने एडजस्ट करके ही उन्होंने रन बनाया। अगर तेजी से खेलना तो तेजी से रन बनाएंगे, अगर आपको उनको लगा कि कंडीशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बॉलर अच्छी बॉल कर रहा है, तो वो पेशेंस दिखाएंगे। स्ट्रेटजी जो है वो इंग्लैंड अपना रहा है, जहां गए वहां उस हिसाब से हमने डिसाइड किया। लेकिन एक और बात है, आपने ओलीपॉप की बात की, तो वॉशिंगटन सुंदर को 68वें ओवर में लाया गया, उसके बाद उन्होंने पॉप का विकेट निकाला। पिछले टेस्ट में भी उन्होंने अहम समय पर विकेट लिए थे। अब यहाँ फिर से बात आती है कप्तान की कि वॉशिंगटन सुंदर जो कामयाब रहे थे, मतलब हम हारे थे लेकिन फिर भी वो कामयाब रहे थे, 4 विकेट लेने में कामयाब रहे थे। क्या आपको लगता है कि शुभमन गिल ने एक कप्तान के तौर पर थोड़ी सी चूक कर दी वॉशिंगटन सुंदर को लाने में, 68वें ओवर तक का इंतजार किया? हाँ, बिल्कुल चूक कर दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, आपने एक बॉलर को खिलाया है, और बॉलर को खिला अगर आप 69 ओवर तक उसको बॉल ही नहीं कराएंगे, तो वो क्या दर्शाता है कि आपने आपको कम से कम बीच में आकर 5-7 ओवर का स्पेल मार के देख लेते। जब दूसरे बॉलर्स को विकेट नहीं मिल रही, तो आपको डिफरेंट प्लानिंग करके स्ट्रेटजी बनाकर आपको गेंद करवाने चाहिए। आपने शरदत ठाकुर को 11 ओवर कराया, उसको खिलाया क्यों हुआ? फिर आपने अंशुल को, कंबोज को गेंद खिलाया है। आई डोंट नो, मैंने तो आपको जब प्रोग्राम किया था मैं तो कह रहा था कि प्रदीश कृष्णा को खिलाना चाहिए, क्योंकि वो पहले ही वहाँ पे एक टेस्ट मैच खेल चुका। उसको अगर वो उन्होंने गलती की है तो उसको बताना चाहिए कि जो कोच किस लिए है। इतने कोचेज हमने बीसीसीआई ने रखे हुए हैं, वो इसीलिए रखे हैं कि आप अपने जो बॉलर हैं उनको बताएं भी कहाँ पे आप गलत जा रहे हैं। बुलाया गया था लेकिन फिर वापस भेज दिया। हाँ जी, हर्षित राणा को भी बुलाया था। हर्षित राणा, देखिए हर्षित राणा का मेरे को हर्षित राणा की समझ नहीं आई, क्योंकि वो इंग्लैंड कंडीशन में बड़ा इफेक्टिव होता, क्योंकि एक तो उसमें दैट पैशन ही हैज इट, वो दिल्ली वाला पैशन या है वो आपने देखा उनको टेस्ट मैच में गेंद करते हुए बड़े जोश से गेंद करता है, और गेंद में उसके वेरिएशन है, उसके गेंद में भी, और तेज़ भी करता है। तो ये मेरे को समझ नहीं आई कि आप ओवरलैपिंग कर रहे हैं। हर्षित राणा ने अच्छा किया, आप अंशुल कंबोज को लेकर आ गए, तो आप ओवरलैपिंग कर रहे हैं। जैसे आपने उस दिन बात की थी इसकी
बैट्समैन आपने वो उसको नहीं खिलाया, ईश्वरन को, अभिमन्यु। तो आप बाईपास करते चले जा रहे हैं। अब आई होप जगदीशन को बुलाया इन्होंने विकेट कीपर, क्योंकि ऋषभ पंत जो है वो इंजर्ड है, तो आप जगदीशन को बुलाया। आई होप दे डोंट ओवरलैप हिम, दे शुड प्ले नेक्स्ट टेस्ट मैच, जब आएगा तो बात ईशान करेंगे। किशन के बारे में भी हो रही थी कि शायद उन्हें भी बुला सकते हैं। किसको? ईशान किशन के बारे में बातें हो रही वेल ऐसे बुलाने से क्या फ़ायदा? आप जो खिलाड़ी आपने आपने वहाँ रखे हैं उनका मनोबल गिरता है। बिल्कुल। वो ये सोचते हैं कि हम डिजर्व ही नहीं करते यहाँ पर, तो उसको आप टूरिस्ट ना बनाएं, उसको चांस दें, चांस देकर देखें। अगर आप चांस देके देखेंगे तो तभी तो पता लगेगा कि आप ये खिलाड़ी कितना अच्छा है। जैसे आपने साई सुदर्शन को खिलाया, ड्रॉप किया, फिर खिलाया, आप देखो उन्होंने रन बनाए और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा ही है। आपको प्लेयर मिल रहे हैं, तो आप ऐसे ओवरलैपिंग करते हैं, बाहर से बुलाते चले जाएंगे, फिर तो आपकी टीम कभी भी सेटल नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मदन लाल जी हमसे बात करने के Thank you. लिए। तो चौथा टेस्ट लगातार जारी है, लेकिन तीसरे दिन फिलहाल बैकफुट पर है टीम इंडिया, और उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण नजर आता है वो है एक तो गेंदबाजों का लचर प्रदर्शन, और दूसरा कप्तान की भूमिका बहुत अहम हो जाती है कि कहां पर किस मौके पर ब्रेक थ्रू दिलाने के लिए किस तरह से वो अपने बॉलर्स को रोटेट करते हैं। यहाँ थोड़ी सी कमजोरी नजर आती है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी, उनसे बात करते हैं। ताउस, फोर्थ टेस्ट थर्ड डे पूरी तरह से इंडिया बैकफुट पर नजर आ रही है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे कि जो रूट ने जो उनका परफॉर्मेंस रहा, टॉप फोर जो बल्लेबाज थे वो सबके सब 70+ बनाने में कामयाब रहे। लेकिन अगर हम फैब फोर की हम बात करते हैं, रूट के नाम 157 मैचों में 38 टेस्ट शतक हो गए हैं अब कुल मिलाकर। जबकि स्मिथ की बात करें 36, विलियमसन 33 और कोहली 30, उनसे पीछे हैं। क्या आप जो रूट बाकी सबसे काफी आगे निकल चुके हैं टेस्ट में, तो आप सिर्फ वो सचिन तेंदुलकर से पीछे हैं? डेफिनेटली वो तो काफी आगे निकल चुके हैं, और एक ही कारण है कि वो उन्होंने कम्प्लीटली अपना फोकस रखा है टेस्ट क्रिकेट पे। आई मीन उनको बाकी फॉर्मेट्स में इतना ज्यादा बढ़ावा या दिलचस्पी या पार्टिसिपेशन नहीं था जो टेस्ट क्रिकेट में रहा है उनका। और ये कल्चर रहा है इंग्लैंड क्रिकेट का जो अभी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। इसलिए आप देखेंगे विराट कोहली काफी समय पीछे थे। फाइनली उन्होंने रियलाइज किया कि उनको फाइनली एक T20 टाइटल मिला, जिस IPL का, जिसकी वजह से काफी दिनों से, काफी सालों से वो स्ट्रगल कर रहे थे। फिर आपने T20 क्रिकेट में उनकी सफलता देखी 2024 में। तो कहीं ना कहीं आप स्मिथ, जो रूट, केन विलियमसन, सबका अलग अलग जर्नी रही है, जिसमें जो रूट मैं कहूंगा सबसे आगे टेस्ट क्रिकेट इसमें इसलिए रहे कि उनका फोकस, उनका क्लियर विजन था, टेस्ट क्रिकेट में मुझे आगे बढ़ना है, रन बनाना है, और वही फॉर्मेट। और बाकी आप देखेंगे कि उनको दूसरे फॉर्मेट से भी इतना ज्यादा जो अट्रैक्शन है, या कहेंगे ज्यादा प्रेफरेंस नहीं मिला है बाकी लीग से, बाकी अच्छा, ये टीम कमाल से। के, तो मुझे लगता ये है मेरे पास जो कुछ आंकड़े हैं, बड़े कमाल के आंकड़े, हैरान करने वाले आंकड़े हैं। जो रूट ने 2021 से अब तक 21 टेस्ट शतक लगाए हैं, 21 से अभी तक 21 शतक लगा चुके हैं। 2021 में 6, 22 में 5, 23 में 2, 24 में 6 और 2025 में अब तक 2 लगा चुके हैं। क्या ये कंसिस्टेंसी का राज क्या है? ये उनकी टेक्निक है, या फिर वो मेंटली इतने स्ट्रांग है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि टेस्ट में सबसे ज्यादा आपको मेंटल और फिजिकल फिटनेस चाहिए, और इसीलिए ज्यादातर जो खिलाड़ी हैं वो स्ट्रगल करते हैं, बट जो रूट के लिए डिफरेंट है। एग्जैक्टली और इट्स मोर अबाउट टेक्निक। हाँ, ऑफ कोर्स मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने के लिए, और मजबूत रन्स बनाने के लिए। आई मीन मेंटली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। ये तो गेम तो है ही मेंटल का, मगर साथ साथ फिटनेस भी उनका बहुत हाई है। अब देखेंगे क्योंकि बड़े रन मार रहे हैं आजकल भी, देखिए 150 छोटा नहीं है, और मुश्किल में डाल दिया टीम इंडिया को। तो कहीं ना कहीं इट्स मोर अबाउट प्रेफरेंस, इट्स मोर अबाउट टेक्निक। ऑफ कोर्स उनकी टेक्निक का तो मतलब जवाब ही नहीं, क्लास है। और जिस तरीके से अप्रोच है, उनका माइंडसेट है। रन्स भी आप देखेंगे, कल उन्होंने ज्यादा बाउंड्रीज नहीं खेली है, 14 बाउंड्रीज ही मारी है। बाकी रन्स अपने आप भाग के दौड़ के लिए है। तो इसका मतलब है कि वो फिटनेस के ऊपर कितना काम कर सकते हैं। दूसरा एक पॉइंट ये भी कि वो ब्लेस्ड है व्हेन इट कम्स टू उनकी फिजिक। मेटाबॉलिज्म भी हाई है कंपेयर टू अदर क्रिकेटर्स। तो ये शेड भी कर लेते हैं, पतले दुबले अभी भी लगते हैं। और वन ऑफ द रीजंस फिटनेस, चाहे फिटनेस बोल लीजिए, चाहे मेंटल एस्पेक्ट बोल लीजिए, चाहे उनकी चाह टेस्ट क्रिकेट, उनकी बल्लेबाजी, या उनकी भूख रन्स के लिए, टेस्ट क्रिकेट के बिल्कुल। लिए बड़े रन्स बनाने के, तो वही वन ऑफ द रीजंस है। एंड आई थिंक इट्स अ मल्टीपल रीजन
रादर देन एक फिटनेस हो गया है, और टेक्निक। एक और बात है टेक्निक ताऊ, उसमें सबसे सिर्फ मेजर जो रीजन है रूट ही जो हेल्प नहीं करती है बल्कि आपको। इंग्लैंड की पूरा जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत ही स्ट्रांग नजर आता है, यानी जाहिर तौर पर उस पर अलग टेक्निक से काम किया गया है। इंग्लैंड की इस पारी में 166, 144 और 150 रनों की साझेदारियां हुई है, इतनी पार्टनरशिप हुई है। क्या आप देखते हैं कि ये जो हाल के कुछ सालों में उनका टॉप और मिडिल ऑर्डर का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है, क्या इसे उस कैटेगरी में आप रखते हैं? देखिए, तो बहुत बड़े बड़े मैचेस दिए हैं, हिस्टोरिकल दिए हैं, एशेज में देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया के सामने। मगर हाँ, मैं ये कहूंगा, देखिए, मगर जिस तरीके की गेंदबाजी हमारी हुई है कल, तो आप एक्सपेक्ट ही करेंगे कि रन आए, क्योंकि आप उम्मीद रखे थे कि अंशुल कंबोज आके कुछ अच्छा प्रदर्शन करेंगे, मगर एक पेडेस्ट्रियन बॉलर से कम नहीं दिखे 120 डालने वाले। जसप्रीत बुमराह ऑफ कलर दिख रहे हैं, मोहम्मद सिराज कितना थक गए, उनको तो अंदर जाना ही पड़ा एंड में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि या डेफिनेटली इट्स एन इम्पैक्टफुल परफॉर्म। क्या ये बेस्ट है, तो कंपेयर करना मुश्किल है, मगर ये साल के लिए तो अभी तक उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है। और हर मैच में आप देखेंगे ओवर द टाइम इम्प्रूव करते चले आ रहे हैं अपने आप को। पिछले मैच से ये मैच में बेटर किए, तो हमारे लिए काफी मुश्किल खड़ी कर दिया है जी। इंग्लैंड ने कम बैक करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये इंग्लैंड का बेस्ट कह सकते हैं। और ये चार, अगर चारों, ये तो बेस्ट बात, ये खुशी वाली बात ये है कि उनको जो ऊपर के टॉप ऑर्डर, टॉप तीन चार को हमने सेंचुरी करने नहीं दी, उसमें खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि और खुशी मिलने वाली है हमको। बिल्कुल, तो देखिए बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही है, चौथे टेस्ट के चौथे दिन में आज क्या होने वाला है इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन फिलहाल टीम इंडिया अब काफी पिछड़ी हुई नजर आ रही है। मजबूत पकड़ जो है इंग्लैंड ने बना ली है, 186 रनों की लीड ले ली है और ये लीड अभी और बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी भी 3 विकेट जो हैं वो मौजूद हैं इंग्लैंड के पास। और अब देखना होगा कि भारत क्या किसी तरह से इस मैच में वापसी कर सकता है, क्योंकि इस मैच में हार के साथ ही सीरीज भी हार जाएगी टीम इंडिया, क्योंकि आज इस बराबरी का मौका था, 2-1 से पहले ही पिछड़ी हुई थी, ये चौथा टेस्ट है। तो बहुत कुछ निर्भर करता है चौथे दिन पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WCL यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की अगर हम बात करते हैं, बीती शाम मुकाबला हुआ पाकिस्तान चैंपियंस वर्सेस साउथ अफ्रीका चैंपियंस, और पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका चैंपियंस का जो विजय रथ था उस पर रोक लगा दी और जीत हासिल कर ली। आपको बता दें कि 198 रन बनाए थे पाकिस्तान ने 5 विकेट के नुकसान पर, जवाब में साउथ अफ्रीका चैंपियंस 167 ही बना सकी। और इस मैच में सबसे अहम कड़ी जो रही वो AB डिविलियर्स का ना होना था। ताउस हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ताउस, AB डिविलियर्स जो पिछले 2 जीत में मैन ऑफ द मैच थे, हमने देखा किस तरह से सेंचुरी लगाई थी पिछले मैच में, तो उन्होंने, आपको लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ उनका ना खेलना सबसे बड़ी वजह यही थी, और अगर वो होते तो मैच का नतीजा कुछ और होता? एग्जैक्टली हमें पिछले दो मैच के मैन ऑफ द मैच रहे हैं एबी डिविलियर्स, और जो इम्पैक्ट उन्होंने क्रिएट किया है पिछले दो मैच में, खास करके इंग्लैंड के सामने, तो मुझे लगता है काफी कमी खल गई है। हम्म। कल जो साउथ अफ्रीका ने खेला है, हर बंदे ने 10 के 15 के ऊपर रन मारे, चाहे चाहे आप पूरी टीम की लिस्ट उठा के देख लीजिए, मगर वो जो इम्पैक्टफुल नॉक एबी डिविलियर्स से आता है वो नहीं आया है कल। एक भी हाफ सेंचुरी नहीं लगी है। और जो मॉन वीक ने स्कोर भी बनाया वो 44। तो यहाँ पर जब आप एक बड़ा टोटल चेस करते हैं 199 का, तो आपको एक दो बड़ी पारी चाहिए, उसके अलावा कॉन्ट्रीब्यूशन टीम से अच्छा खासा चाहिए, अदर प्लेयर से। तो वो नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, और एबी की कमी बहुत ज्यादा खली है कल साउथ अफ्रीका को, इसलिए उनकी पहली हार थी ये सीजन की, जिसके लिए मुझे लगता है बहुत रिग्रेट कर रही होगी एबी को नहीं खिलाना। या उनकी मजबूरी थी, इंजरी थी, या तबीयत खराब थी, या अपने मन से नहीं खेले, रेस्ट लेना चाहते थे। वो बिल्कुल, कॉल 3 मैचेस गया में है, कोई भी लगातार जीत रीजन। हासिल की साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने, और फिर भी देखिए 4 में से 3 मैच वो जीती है, और नेट रन रेट जो उसका है वो +1.812 है। क्या आपको लगता है कि सबसे बड़ी दावेदार जो है वो अभी भी साउथ अफ्रीका ही है, भले ही वो एक मैच हार गया? नहीं, फिलहाल पॉइंट्स टेबल पे देखेंगे तो सबसे नंबर वन टीम तो वही है, जिस तरह से उन्होंने अभी तक जीत हासिल की है, कल एक छोड़ के। तो मुझे लगता है दावेदार तो है अभी भी, क्योंकि कल तक हम मान रहे थे, जब तक कि पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ था, कि भाई साउथ अफ्रीका ऐसा लग रहा है कि नॉन स्टॉप है, और फाइनल सेमीफाइनल फाइनल तक क्या पहुंचने का, फाइनल ही जीत जाएगी।
तो कहीं ना कहीं वो तो ट्रेंड तो बना ही लिया था उन्होंने, बातचीत तो शुरू हो गई थी लोगों के बीच में, फैंस के बीच में। मगर कल जो झटका दिया पाकिस्तान ने वो बड़ा झटका है। हम्म। मगर मुझे लगता है नहीं, अभी भी साउथ अफ्रीका ऐसी स्ट्रांग टीम है जो निराश हो जाएगी जल्दी। क्योंकि उनकी हिस्ट्री रही है, लीग स्टेजेस में बड़ा अच्छा किया, फाइनल जाके हार जाती है। तो हम्म। अभी भी वो उम्मीद नहीं खोएंगे। और अगर जिस और टाइम पाकिस्तान का भी एक रिकॉर्ड का है के जो कि फेवरेट बल्लेबाज है वापस आ और जाए पाकिस्तान कप्तान। का भी एक रिकॉर्ड है कि खुद जीतो ना जीतो दूसरे का काम जरूर खराब करो, और यहाँ भी पाकिस्तान चैंपियंस कुछ ऐसा ही कर रहा है। हालांकि उसने भी अपने 2 मैच जीते हैं, 2 जीत हासिल की है, एक मैच रद्द हो गया था जो भारत के साथ था। क्या वो दक्षिण अफ्रीका की टॉप पोजीशन को चुनौती देने की हालत में है? आपको लगता है कि वो इस पोजीशन में अब है, इतनी ताकतवर है कि वो टॉप पर पहुंच सकती है? देखिए, भी आपने कहा कि जीतो ना जीतो स्पॉइल कर देती है पार्टी लोगों की, मगर मुझे लग रहा नहीं कि ये सीरीज में कुछ ऐसा करेंगे। वो ज्यादा स्टेटमेंट देने आएंगे, क्योंकि हम्म। वो बड़ा झटका लगा है भारत के साथ मैच कैंसिल होने के बाद, तो उनके ईगो हर्ट हो गया। तो इसलिए आप देखेंगे लगातार 2 मैच जीते हैं हम्म। और इस वक्त दूसरे नंबर पे आ गए। तो आप देखिए, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, तो ये 3 टीम मुझे लगता है दावेदार है सेमीफाइनल की। बाकी जो टीम जीत जाए, जो टीम परफॉर्मेंस डिलीवर कर दे, वो आ जाएगी सेमीफाइनल में चौथी नंबर पे। बट पाकिस्तान मुझे लगता है कुछ अलग ही माइंडसेट से आपके आने वाली है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो अपसेट करेंगे कार्टिल, एप्पल कार्ड। मुझे लग रहा है कि वो दावेदार बनना चाहेंगे सेमीफाइनल और फाइनल के, जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया उन्होंने अभी तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरफ है चौथा दिन ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट का, तो दूसरी ओर है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स। दोनों पर ही हमारी नजरें बनी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए क्रिकेट पिटिकटा के साथ। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। It's a smile.